वेलकम बैक दोस्तों। अब हम अपने फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट की जो वीडियो थी उसके पार्ट 2 में आ चुके हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती हैं? अगर कोई एक्सपेंडिचर हो जो आपने एडवांस में पे करके रखी है, तो एडवांस में पे करके रखी है इसका क्या मतलब है? तो चलिए फिर से अपनी फाइनेंशियल ईयर की टाइमलाइन बना लेते हैं। ये हमारी फाइनेंशियल ईयर है, एक साल का समय, और ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की है। अब कोई एक्सपेंस को अगर आपने ऐसे पे करके रखी है जो इस साल से रिलेट तो करता ही है और इससे आगे भी रिलेट करता है, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, यहां पर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब आप सब कोई जानते होंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम भरते हैं जनरली 1 साल के लिए भरते हैं, और ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम का 1 साल हो वो आपका फाइनेंशियल ईयर ही हो। मेरे कहने का मतलब है, ये हो सकता है कि आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आप भर रहे हैं वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का हो। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में यहाँ पर आपका कोई 1 जनवरी भी होगा। 1 जनवरी को आपने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, पर वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने जो 1 साल के लिए पे किया होगा वो इस डेट से लेके आपको 31 दिसंबर तक का बेनिफिट देगी। तो आपके लिए ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका इतना पार्ट जो है 31 मार्च तक का पार्ट तो इस करेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है, पर इतना पार्ट जो आपने दे के रखा है ये आपका हो जाएगा प्रीपेड। प्रीपेड मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने पे किया लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट नहीं करता है, वो फ्यूचर पीरियड से रिलेट करता है। आपने फ्यूचर पीरियड की एक्सपेंस को करंट पीरियड में पे कर दिया, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। तो यहां पे कैसे पता चलेगा? मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम है 1200 रुपए, तो 1200 रुपए मतलब हर महीने का 100 रुपया। अब यहां पर इस पीरियड में है 3 मंथ्स और यहां पर है आपके 9 मंथ्स। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक ये जो पीरियड है ये हुए 3 मंथ्स, और 31 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक ये जो पीरियड हुए ये हुए 9 मंथ्स। तो आपका ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है इसमें करेंट पीरियड का 3 मंथ्स का 300 रुपए, ये हो गई करेंट, और 1200 में जो 9 मंथ्स के हैं वो हो गए 900 रुपए, ये हो गई आपकी प्रीपेड। अब प्रीपेड मतलब एडवांस में दे रखी है, अभी एक्सपेंस अक्रू हुई नहीं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये 900 रुपए की एक्सपेंस जो है मेरी इस फाइनेंशियल ईयर में अक्रू नहीं हुई है, पर हमने इस फाइनेंशियल ईयर में पे कर दी, तो क्या हो गया? ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। अब प्रीपेड का ट्रीटमेंट क्या होगा? इसमें भी 2 सिनेरियोज हैं। हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंस आपके डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो, तो अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो तो इसको सिंपली आपको एसेट्स में ट्रीट करना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है और हमने इसे अपने एक्सपेंस के साथ एडजस्ट कर दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में मेंशन किया हुआ है मतलब मेरी जो इंश्योरेंस प्रीमियम की एक्सपेंसेस है वो हमने ट्रायल बैलेंस में जो दिखाई है वो ऑलरेडी एडजस्ट की हुई है, मतलब 300 रुपए ही दिखाई हुई है और बाकी 900 को प्रीपेड दिखा दिया है। लेकिन अगर ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दी हुई हो, आउटसाइड ट्रायल मतलब आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई होगी, ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपए डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में, और ट्रायल बैलेंस के बाहर उन्होंने बता दिया कि इस 1200 रुपए में भैया सिर्फ इस साल का 300 है, बाकी 900 जो है वो अगले साल का है, प्रीपेड है। तो आप क्या करोगे? तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो ट्रायल बैलेंस में 1200 है उसे तो पहले आप पीएल अकाउंट में लिख लोगे, फिर बाद में ये जो 900 जो इस साल से रिलेट नहीं करता है उसे घटा दोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उससे लेस करके दिखाना है प्रीपेड। लेस क्यों करना है भाई? खर्चा क्यों लेस कर रहे हैं? हमने पे तो किया है। अरे पे किया है तो क्या हुआ? ये डेबिट साइड है, ओके। अरे पे किया है तो क्या हुआ? इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल से रिलेट थोड़ी ना करता है, साल में पे कर दिया तो क्या हुआ?
अब 1200 का इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है क्योंकि हमने 1200 पे किया था, लेकिन बाद में पता चला कि 900 तो प्रीपेड है, अगले साल का है, इस साल का है ही नहीं, तो 900 माइनस कर दो, तो फिर ये पड़ा रहा 300, जो कि सिर्फ इस साल से रिलेट करता है। हमें सिर्फ उतना ही अपने पीएल में लेना है जो मेरे करंट ईयर से रिलेट करता है, और बैलेंस शीट में इसे एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा दो 900। अभी हम क्यों करते हैं, एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं भैया? जो खर्चा मेरा हुआ नहीं पहले, पर मैंने पहले ही पैसे दे दिए, वो एक तरह से मेरा एसेट नहीं हो गया? मेरा हक है उस पैसे पे, अभी तक मुझे उस एक्सपेंडिचर की कोई बेनिफिट मिली नहीं है, मुझे बेनिफिट मिलना बाकी है। और एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हम पैसे लगाते हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस तो मुझे फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट देगी, इसीलिए हम इसे एसेट्स में दिखाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था प्रीपेड एक्सपेंसेस का। अगर आपके ट्रायल में दी हुई है तो सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दो, और अगर आपके आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में दी है तो पीएल अकाउंट में जो रेस्पेक्टिव आपकी जो वो एक्सपेंस है उससे आप उसे घटा दीजिए और बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसे लिख दीजिए, बस आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू टू बी पेड। अब आउटस्टैंडिंग तो फिर से टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, 1/4 से लेके 31 मार्च। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे आपके इस पीरियड में इनकर हो चुके हैं, इनकर हो गए हैं पर पे नहीं हुए हैं। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर 10 लोग काम करते हैं, तो आप उन्हें हर महीने की सैलरी देते होंगे मंथ के एंड में। अब हो सकता है कि आपने अप्रैल की सैलरी जो है वो 3rd या 4th मई को दी हो, वैसे ही करके मई की सैलरी जो है वो 3rd या 4th जून को दी हो। तो उसी हिसाब से आपकी जो मार्च महीने की सैलरी होगी, मान लीजिए इतने पीरियड की, ये मार्च का महीना है, ये मार्च महीने की सैलरी होगी, हो सकता है आपने उसे इस डेट में दिया हो, 4th अप्रैल को दिया हो। तो एज ऑन 31st मार्च क्या हो रहा है? एज ऑन 31st मार्च आपकी मार्च महीने की जो सैलरी है, इस पोर्शन की सैलरी, ये ड्यू तो हो गई, मतलब देनदारी आ गई, हमें सैलरी देनी है, ये ड्यू हो गई। पर क्या ये सैलरी 31 मार्च को पे हुई थी? ये पे नहीं हुई थी, मतलब 31 मार्च को ये एक महीने की सैलरी जो थी वो आपकी आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग मतलब देना है पर दिया नहीं है, इनकर हो गया है खर्चा पर दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग थी। इसे ही हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब these expenses are related to the current financial year but they are not paid in the current financial year, they will be paid in a future period। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? अगर ट्रायल बैलेंस में है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, तो सीधा सीधा उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दो। पर अगर ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो जैसा हमने प्रीपेड में किया था, प्रीपेड में क्या था कि एक्सपेंडिचर इस साल में पे हो गई पर इस साल से रिलेट करती नहीं है, तो हमने घटा दिया था। तो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस अगर आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो उसे पीएल में आपको उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर के साथ ऐड करना पड़ेगा। या अगर वो रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर आपकी है ही नहीं ट्रायल बैलेंस में, मान लीजिए कि कोई खर्चा था आपका इस साल में पर आपने पूरा ही पे नहीं किया, आपकी पूरी 12 महीने की सैलरी ही आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, तो ट्रायल में तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि आपने कुछ पे ही नहीं किया है। तो आपको ये आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस हैं उसे पीएल के डेबिट साइड में दिखाना है। अगर उस कैटेगरी की, अगर सैलरी की कोई कैटेगरी है यहाँ पर, तो आप उसे उसमें ऐड कर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप सीधे आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि सैलरी है, अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये जो सैलरी यहाँ पर दी हुई होगी, इस फिगर के साथ आप ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं सैलरी का एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन हर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में सेम ट्रीटमेंट होनी है। आप यहां पर ऐड करके इसे आउटर कॉलम में लिख देना, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पीएल से नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग हो, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड में ही आएगी। आप सिर्फ पीएल मत मानिए। अगर वेजेस हो,
सैलरी की जगह अगर ये वेजेस हो तो पीएल की जगह वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में आप इसे लाइबिलिटी साइड, मतलब इस साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी या कुछ भी आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के इसके लाइबिलिटी साइड में फिगर दिखा दीजिए। तो ये हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू टू बी पेड। खर्चे हमारे फाइनेंशियल ईयर में हमने इनकर कर लिए हैं, मतलब बेनिफिट्स एंजॉय कर लिए हैं, पर पेमेंट नहीं की है, पेमेंट हमें करनी है, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो गई, बैलेंस शीट में लिखनी है और हमारे अकाउंट्स में हमें वो खर्चा को लेना है। तो हमने सैलरी के एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दी और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला पार्ट जो है वो शो कर दिया। तो हमारी इसकी ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गई। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्रूड इनकम्स, इनकम्स अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ये क्या चीज है भैया? अब फिर से चलो टाइमलाइन बनाते हैं। आप देख रहे हैं हर जगह पर आपकी एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो काम आ रही है। मतलब आपका कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम है वो इस साल से रिलेटेड है कि नहीं, उसके बेसिस पे आपकी जो एडजस्टमेंट की जो है वो इफेक्ट कैसे हमें डालनी है वो आपको पता चल रही है। तो ये हो गई हमारी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट डेट और ये हो गई एंड डेट। अब एक्रूड इनकम्स का मतलब है कि मान लीजिए आपकी इनकम जो है, कोई इनकम है वो इस पीरियड में आपने, ये जो पीरियड है इस पीरियड में आपने अर्न कर लिया है, पर कैश जो है वो कैश नॉट रिसीव्ड, अभी तक नहीं मिला। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है बताओ? एग्जांपल में हो सकती है मान लो रेंट। रेंट हो सकती है, हाँ हो सकती है। कैसे रेंट हो सकती है? मान लीजिए कि आपकी बिजनेस की कोई खाली बिल्डिंग पड़ी हुई थी जो आपने भाड़े में दे रखी थी, कोई गोडाउन था या कुछ था आपने भाड़े में दे रखा था। तो आपका जो, जिसको आपने भाड़े पे दिया है, उसने इस साल में हो सकता है कि 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने का रेंट दिया हो, 1-2 महीने का रेंट अभी तक नहीं दिया हो। तो क्योंकि उसने आपकी बिल्डिंग को ऑक्युपाई करके रखा था, भाड़ा का जो इनकम है वो आपका अर्न हो चुका, बस कसर इतनी रह गई है कि आपको अभी तक कैश नहीं मिला। मतलब इनकम आपने अर्न तो कर लिया पर कैश नहीं मिला। ठीक है, रेंट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप समझेंगे रेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, आप उससे कंफ्यूज ना कर जाएं। यहाँ पर हम रेंट वाली इनकम को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि रेंट हमारा एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। हम जिस प्रीमाइसेस पे बिजनेस कर रहे हो वो प्रीमाइसेस हो सकता है हमने भाड़े पे लिया हो, पर वो चीज हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। हमने अगर किसी को भाड़े पे कुछ दिया है, उससे हमें कुछ इनकम मिल रही है और कैश अभी तक हमें मिला नहीं है, इनकम हो गई है, तो वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। हमने उधार में सामान बेच दिया, इनकम हमने अर्न कर ली है पर कैश अभी तक रिसीव नहीं किया है। मतलब एज ऑन एंड डेट हमारी उधारी अभी तक पड़ी हुई है, हमने कैश रिसीव नहीं किया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। तो एक्रूड इनकम्स अगर आपको आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में दी हुई हो तो उसे क्या करना है? सिंपल सी बात है। चलिए यहां पर हम पहले, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। अब अगर इनकम जो है सेल्स के नेचर में है तो, या डायरेक्ट इनकम्स के नेचर में है, तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ले लीजिए जो एक्रूड इनकम्स है। कैश मिला हो या ना मिला हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनकम को ले लीजिए क्योंकि इनकम हमने इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर लिया है। तो इनकम को आप यहाँ पे ले लेंगे। मान लीजिए मैं रेंट ही पकड़ लेता हूँ, रेंट। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, डिस्कस करने में हमें सुविधा हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि एक बिल्डिंग हमने रेंट में दे के रखा है, उसकी रेंट है 12,000, मतलब हर महीने 1,000 रुपए। अब उसमें से हमें इस साल सिर्फ 10,000 कैश मिला है। कैश रेंट रिसीव्ड इज 10,000 ओनली। तो 2,000 अभी भी मिलने हैं, रेंट हमने कमा लिया है पर 2,000 अभी पैसे नहीं मिले। तो 2,000 हमारा अक्रूड रेंट नॉट रिसीव्ड, मतलब रेंट की इनकम अक्रू कर चुकी है पर पैसे नहीं मिले हैं, वो 2,000 है। तो इस केस में अगर ये इंफॉर्मेशन अक्रूड रेंट की आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई होगी
तो इसका मतलब ये है कि आपको रेंट की फिगर जो दी हुई होगी ट्रायल बैलेंस में वो सिर्फ 10,000 की ही होगी। तो जो ट्रायल बैलेंस में रेंट की फिगर है उसे पहले आप तो पीएल अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करके ले आएंगे। साथ में आपको जब इंफॉर्मेशन में एक्रूड रेंट वाली बात बोली हुई होगी 2000 का रेंट अभी भी मिलना बाकी है, तो आपको उसको ऐड करना होगा इनकम्स में। एक्रूड रेंट यहाँ पे 2000, तो पीएल अकाउंट में आपको इनकम के साथ एक्रूड इनकम ऐड करनी होती है और बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में दिखा सकते हैं एक्रूड रेंट। एक्रूड इनकम्स को आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा सकते हैं कि फ्यूचर में हमें उसके अगेंस्ट में कैश मिलना है। तो मैं लिख देता हूं बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होता है आप यहां पे एक्रूड इनकम्स को, जो यहां पर हमारी रेंट थी उसे 2000 रुपए अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दीजिए। ठीक है, हो गई। अब लास्ट है प्री रिसीव्ड इनकम्स। इस वीडियो में हम यही लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्री रिसीव्ड इनकम्स या इनकम्स नॉट अर्नड येट बट रिसीव्ड इन एडवांस, ये जस्ट एक्रूड इनकम का उल्टा है। एक्रूड इनकम में क्या था कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमने इनकम अर्न कर ली थी पर रिसीव नहीं की थी। यहां पे उल्टा है, यहां पर हमने फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न नहीं की है पर कैश रिसीव कर ली है। कैश रिसीव्ड यस, इनकम अर्न नो। कैसे? एग्जाम्पल बताओ। मान लीजिए कि आपकी किसी डेटर ने आपको पहले से ही पैसे दे दिए हो सेल्स के लिए, कुछ एडवांस दे दिया हो, एडवांस फ्रॉम डेटर। सेल अभी तक आपने किया नहीं है पर डेटर ने आपको पहले से ही पैसे एडवांस में दे दिए, तो ये क्या है? प्री रिसीव्ड इनकम। इनकम अभी तक हुई नहीं है, पैसे पहले ही मिल गए। तो क्या हमें ये इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में दिखानी चाहिए? हमारे अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या हमें ये इनकम दिखानी चाहिए? पैसे हमें तो मिल गए हैं पर क्या इनकम दिखानी चाहिए? एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमने इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न नहीं की है तो हमें नहीं दिखानी चाहिए। अब एडवांस फ्रॉम डेटर भी हो सकता है और कुछ एग्जांपल्स चलिए देखते हैं। जो पिछले में हमने रेंट वाला एग्जांपल लिया था, अब चलिए हम फिर से यहाँ पर वही रेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। ये हो सकता है कि आपने किसी को भाड़े में दी हो कोई बिल्डिंग और आपने सिक्योरिटी के तौर पे 5 साल का 5 इयर्स का रेंट एडवांस में ले लिया। होता है ना, बहुत समय हम कोई प्रॉपर्टी एडवांस लेने जाते हैं तो हमें लैंड ओनर बोलता है कि भाई 2 साल का भाड़ा पहले जमा कराना पड़ेगा या 3 साल का भाड़ा पहले ही जमा करा देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपने भी कोई प्रॉपर्टी किसी को लेट की हो या आपके बिजनेस ने कोई प्रॉपर्टी किसी को लेट की हो और 5 साल का भाड़ा पहले ही ले लिया। तो ये जो भाड़ा आपने 5 साल का पहले ले लिया है, इनकम अभी तक अर्न नहीं हुई है। जैसे जैसे 5 साल गुजरेंगे वैसे वैसे इनकम अर्न होगी, लेकिन कैश एक ही साथ हमें एडवांस में मिल चुकी है। तो ये क्या है? क्या ये हमारी इनकम है? नहीं, इस पीरियड से रिलेट नहीं करती। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है इसको इनकम नहीं कंसिडर करना है। तो इसको क्या कंसिडर करना है? ये लाइबिलिटी है। हमने डेटर से पैसे एडवांस में ले लिए, कल को वो बोल भी सकता है कि भाई मुझे आपका सामान नहीं चाहिए, मुझे आपसे नहीं खरीदना, मेरा एडवांस वापस कर दो। तो जब तक सेल हो नहीं जाती, जब तक इनकम अर्न हो नहीं जाती एक्चुअल में, तब तक जो पैसे हमने पहले से लेके रखे हैं वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। तो ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट होगी ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस अगर इंफॉर्मेशन है तो इसकी ट्रीटमेंट होगी, पहला आप इसे अपने पीएल अकाउंट से एक्सक्लूड करें। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दी हुई होगी तो जरूर से आपके ट्रायल बैलेंस में ये रेंट 5 साल की फिगर इंक्लूड होगी या एडवांस का जो भी फिगर है, ये प्री रिसीव्ड इनकम आपके ट्रायल बैलेंस के इनकम्स में होगा। तो वो आपने पीएल अकाउंट में प्लॉट किया होगा। तो यहां पर हम चलिए पीएल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आपको पीएल अकाउंट में जो इनकम दी हुई है, रेंट, हम एग्जाम्पल पे रेंट ले रहे हैं, तो रेंट की जो भी फिगर दी हुई होगी यहां से प्री रिसीव्ड रेंट को माइनस करना है, क्योंकि दिस इनकम डज नॉट रिलेट टू दिस ईयर। ये इनकम हमारी इस साल से रिलेट नहीं करती, हमने इस साल में ये इनकम अर्न नहीं की है, तो हम क्यों इसे इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लें? हमारा प्रॉफिट मिसस्टेटेड हो जाएगा अगर हम इसे कंसिडर करेंगे तो
तो इसे यहां से घटा देना है। तो जितनी रेंट आपकी प्री रिसीव्ड है आप उसे यहां से घटा दीजिए, और बैलेंस शीट में आप इसे लाइबिलिटी साइड में, ये जो लाइबिलिटी साइड है, इसे लाइबिलिटी साइड में आप प्री रिसीव्ड, मैं प्री रिसीव्ड रेंट ही लिख रहा हूं क्योंकि हम रेंट का एग्जांपल कर रहे हैं, प्री रिसीव्ड रेंट के हिसाब से इसे लाइबिलिटीज में दिखाइए, क्योंकि पैसे हमें पहले से मिले हैं। आज जो आपका रेंट 5 साल में आपने एडवांस में लेके रखा है, 5 साल का रेंट, कल को 1 साल के बाद आपका जो टेनेंट है जिसको आपने भाड़े पे दिया वो कह सकता है कि मैं आपकी बिल्डिंग छोड़ दूंगा भैया, मेरा एडवांस रेंट मुझे वापस कर दो। तो जब तक आपकी ये इनकम, या जब तक ये 5 साल आपके गुजर नहीं जाते, जैसे जैसे आपके 5 साल गुजरेंगे वैसे वैसे आप धीरे धीरे इसको इनकम रियलाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तब तक ये आपका लाइबिलिटी बना रहेगा। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। आशा करता हूँ कि जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कृपया इसे लाइक करें। अपने सवाल या सुझाव आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की एडजस्टमेंट्स हम फ्यूचर के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।